Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज की वीडियो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में टास्क, दूसरे पार्ट में क्वेरीज। इसके साथ साथ आप जनरल क्वेरीज मुझसे पूछते हो। अगर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी हो वो भी आप ड्रॉप कर सकते हो। वीडियो की लेंथ 20 मिनट ही रहेगी, उसमें मैं जितनी क्वेरीज ले सकूँगा उतनी ले लूँगा। प्लस इस चीज़ की कोशिश करना कि आप कोई वन लाइनर ना पूछें, क्योंकि वन लाइनर्स क्या होते हैं कि वो डायरेक्टली आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे। मैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम में समझा पाऊँगा तो मैं समझा दूँगा। बाकी अगर जो वन लाइनर्स होंगे उसके आंसर में डायरेक्टली या तो मुझे याद होंगे या फिर बुक में से देख के दूंगा, वो आप डायरेक्टली वैसे भी ढूंढ सकते हो। तो कोशिश करना कि कोई कॉन्सेप्ट अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ वही ड्रॉप करो। और सभी मैं नहीं ले पाऊँगा डाउट्स, ये आप भी जानते हो। तो 20 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें मैं जितना कर पाऊँगा उतना कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। नॉन टेक्निकल में आपको वैदिक एज एंड जैनिज़्म ये दोनों पढ़ना है। फिर से याद रहे कि जैनिज़्म ऐसा नहीं है कि आप सभी इसके तीर्थंकर हैं उन सबको याद कर लोगे। आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक जो आते हैं उनको याद करना है। पहला, लास्ट, बीच में कोई इंपॉर्टेंट है, बीच में कोई PYQ में पूछा जा चुका है, बस इतना। सबके साइंस याद नहीं कर सकते आप, जिसके इंपॉर्टेंट है उसके याद करने हैं। तो जितने आपको याद हो सके बस उतना करना है। दूसरा साउंड, फिजिक्स का चैप्टर है। तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट कंपाउंड्स। और चौथा इंडियन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग। ये सब आपको पिनेकल की बुक में मिल जाएंगे, खरीद लो या फिर PDF पढ़िए उससे ले लो। बाकी खरीद भी लोगे तो फ़ायदा रहेगा। रीजनिंग में आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक हर एक चैप्टर के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने हैं। PDF अपलोड कर दी है। दूसरा, PDF की जगह अगर जो आप फिजिकल कॉपी मंगा के खरीदोगे, मतलब उससे प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा फास्टली आप चीज़ों को कर पाओगे। 5 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे। टेक्निकल पे आते हैं। टेक्निकल में आपको टिम्बर्स और ब्रिक्स SSC JEE के PYQ करने हैं। अगर कर रखे हैं तो YCT से क्वेश्चन कर लेना। लेवल बढ़ चुका है SSC JEE का अच्छा खासा, तो JEE की जगह AE की क्वेश्चन करना। आप किसी JEE की तैयारी कर रहे हो, JEE के एग्ज़ाम की, तो उसमें आप YCT JEE का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप SSC JEE के लिए आप YCT AE का ही इस्तेमाल करोगे। आगे चलते हैं। लीनियर मेजरमेंट्स सर्वे का चैप्टर है, इसकी भी आप SSC JEE के PYQ और YCT AE के PYQ देख लेंगे। और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसके आप SSC JEE के PYQ देख सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 150 से क्वेश्चन नंबर 250। IAS मास्टर की यही किताब खरीदना, वो ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर। और आपको टेक्निकल बूस्टर में FM के सभी क्वेश्चन, FM के हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं। पहला चैप्टर खोलोगे उसके 10 क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर उसके 10 क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर उसके 10 क्वेश्चन, ऐसे FM के हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। इससे आपका पूरा FM रिवाइज हो जाएगा। जितने फॉर्मूले होंगे वो सब रिवाइज हो जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट छोटा होगा वो आप देख लोगे, तो ओवरऑल FM का आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। तो ये आपका टेक्निकल बूस्टर रहेगा। और ये आपको कौन सी किताब से करना है? ये आपको YCT AE से करना है या फिर SSC JEE की बुक से करना है। तो ये तो था आपका आज का टास्क। डेली ये टास्क करते रहोगे, डेफिनेटली आपका स्कोर भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपको धीरे धीरे ये भी महसूस होने लगेगा कि आप डिज़र्विंग बनते जा रहे हो इस पोस्ट के लिए। तो जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मैं ये क्रैक कर भी सकता हूँ, क्या क्या मैं इस पोस्ट के लायक हूँ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे चूज़ करेगी क्या इस पोस्ट के लिए, तब तक मुश्किल होगा चीज़ों को पाना। लेकिन जब अपने आपके अंदर से ये आवाज़ आने लगेगी कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुझे ही चूज़ करना है इस पोस्ट के लिए, तब जाके मिरेकल्स होंगे और तब जाके सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। तुक्के पे ध्यान नहीं देना है कि तुक्के से आपका कोई सिलेक्शन हो जाए। आपको मेहनत करनी है और डिज़र्विंग बन के सिलेक्शन लेना है। तो अब चलते हैं क्वेरीज़ की तरफ, जो आपने पिछली वीडियो में पूछी थी या फिर उससे पहले आपने कभी पूछी थी, उनको देखते हैं। एक एक करके सबको एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सिविल इंजीनियरिंग का कमेंट है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो देखो, ये टास्क बने ही इसलिए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। कॉन्फिडेंस बढ़ना क्या होता है? आप आज इस लेवल पे थे, आपने मेहनत करी और अब आप इस लेवल पे हो। मार्क्स बढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, आपकी नॉलेज बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज आपको जो भी पता था, जैसे मैंने आपको टास्क दिया, आज के मैंने जो भी आपको टास्क दिए, देखते हैं। आपको वैदिक एज और जैनिज्म के बारे में कुछ नहीं पता था, आज आपने इनके बारे में कुछ कुछ पढ़ा और आपको आपकी नॉलेज एनहेंस हुई। अभी ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ी, कहीं ना कहीं काम आएगी, किसी ना किसी एग्ज़ाम में काम आएगी। ऐसे धीरे धीरे आप सरफेस से सारी नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो। इससे क्या होगा कि एक जो एवरेज मार्क्स होंगे ना, वो आपके आने स्टार्ट होंगे। सबसे पहले जो आपकी एक 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 बेंचमार्क होता है ना आपका, बनता है। आप ज़ीरो से बढ़ के एक बेंचमार्क बना लेते हो।
और हर एक एग्ज़ाम में आप इतना तो परफॉर्म करते हो, ये बेंच मार्क बनाने से कॉन्फिडेंस आता है। फिर धीरे धीरे इसको ऊपर शिफ्ट करना होता है, लेकिन कई बार लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि मैं बिना पढ़े भी चला जाऊंगा तब भी इतने मार्क्स तो आ जाएंगे, ये यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। तो अब आपके लिए और आप सभी के लिए एक मैं छोटा सा टेस्ट रख रहा हूँ अब अभी के अभी, कि देखते हैं आप जो डेली टास्क करते हो, बिल्कुल बेसिक टेस्ट होगा। मैं कहीं कहीं से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, साथ में उनके आंसर भी आपको बताऊंगा। आपको वीडियो पॉज करनी है क्वेश्चन के बाद और अपने आंसर देने हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, आपने मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के बारे में सुना होगा। दूसरा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। आप मुझे सिर्फ इतना इतना बता दो कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दे रखा है दोनों ही केस में, ठीक है? और म्यू की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा 1 दे रखा है, सिग्मा 2 दे रखा है, म्यू दे रखा है। आप सिर्फ मुझे ये बता दो, आप सिंपल इक्वेशन ही लिख के बता दो दोनों केस में। फैक्टर और सेफ्टी तो आप निकाल ही लोगे, इसमें क्या इक्वेशन होती है और इसमें क्या इक्वेशन होती है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। स्ट्रेन एनर्जी में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना होगा तो सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी, उस केस में क्या होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। याद कैसे रखते हैं इसको, स्ट्रेन एनर्जी है उसमें म्यू आता है, इसमें म्यू नहीं आता। म्यू की वैल्यू मान लो 1 से छोटी होती है, तो यहाँ पे देखो 1 से छोटी वैल्यू और 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब ये 1 के आसपास आ गया। यहाँ पे भी 1 के आसपास, 1 ही है यहाँ पे। तो दोनों को ऐसा नहीं होगा कि इसमें सिर्फ म्यू लगा दिया इसमें 2 लगा दिया, 2 म्यू होगा, ठीक है? जहाँ पे म्यू है वहाँ पे 2 है साथ में। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। और इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, और आपको ये फॉर्मूले याद रखने होते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं आपने आंसर दिया था कि इसका। नहीं, ऐसे ही मैं अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर ब्रिक्स के अंदर लाइम इंक्रीज हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। दूसरा, मैग्नीशिया इंक्रीज हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। और तीसरा, सिलिका इंक्रीज हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। तीनों के आंसर लिखो। तो पॉज करके आंसर लिख दो इनके, ठीक है? तो आपको एक की टर्म्स याद रखनी होती है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया जाता है। लाइम इंक्रीज कर देंगे तो डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा ब्रिक्स के अंदर। मैग्नीशिया से रिलेटेड होता है डीके, कि ब्रिक्स डीके होने लगेंगे। और सिलिका अगर जो बढ़ जाएगा तो कोहेजन लूज करेगी ब्रिक्स, ये याद रखना है। अच्छा, इसके साथ एल्यूमिना भी बता दो। अगर एल्यूमिना होता है वो प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि अगर एल्यूमिना ज़्यादा होगा तो ड्राई जब हम करेंगे ब्रिक को, सुखाते हैं पानी को, तो उस टाइम पे ये क्या होगा, इसके अंदर श्रिंकेज क्रैक आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होगा एल्यूमिना। एल्यूमिना अगर जो एक्सेस में हो गया तो। देखते हैं आपके कितने आंसर सही थे इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो थोड़ा फ्लूइड की तरफ चलते हैं। आपने ये ग्राफ जरूर देखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है? यहाँ पे शेयर स्ट्रेस होती है, यहाँ पे म्यू होता है। आपका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है कुछ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये किस चीज़ के लिए ग्राफ है, ये सब, ठीक है? सिर्फ आपको ये सब बताना है, ठीक है? पॉज कर लो, ठीक है? आंसर बताता हूँ। टी आर पी हो गया और यहाँ पे आ जाएगा डी। थिक्सोट्रोपिक, रेयोपैटिक, सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट। ये न्यूटोनियन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ के साथ। अगर म्यू वेट टाउ इजकल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है? टाउ और डी यू बाई डी वाई के बीच में है ये रिलेशन। अगर टाउ और डी यू बाई डी वाई इसका लीनियर रिलेशनशिप है तो मतलब यहाँ पे म्यू जो होगा लीनियर होगा। तो ये है न्यूटोनियन। अगर म्यू कांस्टेंट होता है तो ये न्यूटोनियन आता है, ठीक है? तो ये 4 होते हैं। किस तरह से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कि देखो डायलेटेंट में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम स्ट्रेन का रेट बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ रही है। एक तरह से इसको मानो इस तरह से हम जा रहे हैं, तो पहले स्लोप ऐसे था, फिर अब स्लोप ऐसे है, तो विस्कोसिटी जो है बढ़ रही है। यहाँ पे कांस्टेंट है विस्कोसिटी, यहाँ पे क्या है, पहले इतनी थी और फिर अभी और कम हो गई, तो सूडोप्लास्टिक में विस्कोसिटी कम होती है। ऐसी रियोपैटिक है, रियोपैटिक भी ऊपर की साइड है तो विस्कोसिटी बढ़ रही है। थिक्सोट्रोपिक है, विस्कोसिटी कम हो रही है। अगर आपने सिर्फ ये नाम याद रखे हैं कहाँ पे कौन सा है, तो आपको पता रहेगा कि किस में विस्कोसिटी कम हो रही है, किस में विस्कोसिटी बढ़ रही है। दूसरा, ये जो है ये शेयर स्ट्रेस के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है? कि अगर जो शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छा ये बिंगम प्लास्टिक होता है ये वाला, ठीक है? अगर शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अंदर तो विस्कोसिटी में जो चेंज आ रहा है। और ये है टाइम डिपेंडेंट, कि टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है फ्लूइड का ही है। एक होती है न्यूटन की थ्योरी,
दूसरी रेनॉल्ड की, तीसरी नेवियर स्टोक की और चौथी यूलर की। आपको बताना है किस में कौन कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होती है। न्यूटन बिल्कुल ईजी है, हर तरह की फोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। रेनॉल्ड्स में क्या होता है, रेनॉल्ड्स में कुछ फोर्स निकाल देते हैं और सिर्फ लास्ट में क्या बचती है प्रेशर, ग्रेविटी, विस्कोसिटी प्लस टर्बुलेंस। नेवियर स्टोक ने टर्बुलेंट को भी हटा दिया था, इसने सिर्फ रखा था प्रेशर, ग्रेविटी और विस्कोसिटी। और उसका यूलर जब आया उसने विस्कोसिटी को भी हटा दिया और यहाँ पे प्रेशर प्लस ग्रेविटी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेवियर में कौन कौन सी इंक्लूड करते हैं, कौन सी इंक्लूड नहीं करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। चलो थोड़ा एनवायरनमेंट की साइड चलते हैं। आपको डिटेंशन टाइम बताते हैं सबके अलग अलग, और आपको एग्जैक्ट नहीं पता होनी चाहिए लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए किसका ज़्यादा है किसका कम। तो सबसे पहले हम ग्रिड चैम्बर मान लेते हैं, ग्रिड चैम्बर। दूसरा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, प्लेन हो गया तो कोएगुलेशन एडिड होगा, उसके बाद कोएगुलेशन एडिड। उसके बाद हम मान लेते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया सेप्टिक टैंक और लास्ट में हमने मान लिया ऑक्सीडेशन डिच, ठीक है। अब इन सब में बता दो आप डिटेंशन टाइम कितना कितना होता है, एटलीस्ट ये बता दो कि किसका कम किसका ज़्यादा होता है। तो ग्रिड चैम्बर इनऑर्गेनिक पार्टिकल निकालते हैं इसके अंदर, बड़ी जल्दी होता है 1 मिनट, ठीक है, सबसे कम होता है इसका। उसके बाद क्या होता है प्लेन सेडिमेंटेशन और कोगुलेशन एडिड। अगर कोगुलेशन हम कर दिया उसका तो ये जल्दी सेटल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डिटेंशन टाइम थोड़ा सा कम होगा, तो इसका 2 से 4 घंटे है, इसका 4 से 8 घंटे है। कई बार क्वेश्चंस में उल्टा सीधा हो रखा है होता है तो ऑप्शन से भी देख सकते हो आप इसको, लेकिन अप्रोक्स इतना होता है। आगे चलते हैं फिर ऑक्सीडेशन पॉन्ड पे। ऑक्सीडेशन पॉन्ड इसके अंदर कोई भी अलग से यूनिट नहीं प्रोवाइड की हो जाती है, बड़े बड़े फील्ड्स इसके अंदर फील्ड्स के अंदर पानी को ऐसे फ्लो करा दिया जाता है और अपने आप उसके अंदर डिकम्पोजिशन होती रहती है। तो इसमें टाइम के साथ इसको छोड़ देते हैं इसके अंदर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। तो इसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है पानी को सही से डिकम्पोज होने के लिए, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको बीओडी को मतलब कम होने के लिए। तो इसमें लगभग 15 से 30 दिन, मतलब आधे से 1 महीना लग जाता है। सेप्टिक टैंक 1 से 2 दिन के लिए होता है, 1 से 2 दिन। और उसके बाद ऑक्सीडेशन डिच, देखो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या है, ये अपने आप नेचुरल प्रोसेस की तरह छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीडेशन डिच में हम मैकेनिकल एरेटर लगाते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और इसको जल्दी जल्दी करा देते हैं, तो इसमें कम टाइम लगता है। ये छोटी यूनिट के लिए होता है, बड़े के लिए होता है। तो ये इतना लगभग आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सा ज़्यादा होता है किसका कम होता है। चलो स्टील का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेसिंग। लेसिंग के बारे में पूछते हैं कि लेसिंग में लैम्बडा कितना होना चाहिए, दूसरा थीटा उसका कितना होना चाहिए वर्टिकल के साथ, तीसरा उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए और चौथा उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये चारों बता दो। तो लैम्बडा उसका शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145 डिग्री। दूसरा थीटा जो होगा 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। थिकनेस जो होगी दो दो केस में होगी, एक तो सिंगल लेसिंग, डबल लेसिंग। डबल है मतलब दो दो लगा रखी है तो थिकनेस कम से भी काम चल जाएगा, तो T/40 और यहाँ पे होता है T/60, ठीक है। सॉरी L इफेक्टिव बाई 40, L इफेक्टिव बाई 60। और विड्थ जो होता है 3/5 होता है, जो आपके पास डायमीटर होता है उसके 3 टाइम्स। आगे चलते हैं, बोल्ट का डायमीटर जो होता है। नेक्स्ट लेसी के कुछ फॉर्मूले बता दो। आप लेसी के लगभग फॉर्मूले याद रहते हैं, स्कोर डेप्थ भूल जाते हो, तो आप सिर्फ स्कोर डेप्थ बता दो क्या होती है। तो स्कोर डेप्थ जो होती है वो होती है R = 1.357 Q²/F⁻⁴, ठीक है। और अगर जो इसको Q की जगह Q की टर्म में पूछा जाता है तो Q/F⁻⁴ होती है। यहाँ पे सिर्फ Q का स्क्वायर होता है, यहाँ पे Q/F⁻⁴ होता है 0.437। ये डायरेक्टली फॉर्मूले के रूप में पूछ लिया जाता है, ये आपको आना चाहिए। मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ें ही पूछ रहा हूँ मैं। आपने बोला था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या बेसिक पढ़ा है। बेसिक पढ़ा होगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। चलो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछते हैं, सीमेंट और कंक्रीट। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो हम क्यूब बनाते हैं और कंक्रीट की जो क्यूब बनाते हैं कितनी कितनी बड़ी बनाते हैं। तो कंक्रीट का याद रहता है 150 मिलीमीटर की क्यूब बनती है इसके अंदर। इसमें भी 2 केस होते हैं, पहले बेसिक याद रखते हैं कि 150 मिलीमीटर की क्यूब बनाते हैं। सीमेंट में कौन सी क्यूब बनाते हैं, सीमेंट में ज़्यादा बड़ी क्यूब नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पे श्रिंकेज क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसके अंदर क्यूब बनाते हैं 70.6 मिलीमीटर की, ठीक है। इसकी साइड जो होती है 70.6 मिलीमीटर की होती है। अच्छा, इसके अंदर जो सीमेंट के अंदर जो होती है कंसिस्टेंसी होती है वो हम पी से, नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है पी होती है। जैसे जब पी निकालते हैं उसके बाद 0.85 पी और 0.78 पी भी हम यूज़ करते हैं। 0.78 पी हम यूज़ करते हैं आपका साउंडनेस के लिए, 0.85 पी हम यूज़ करते हैं आपका इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। तो कंसिस्टेंसी जो हम यूज़ करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए वो कितनी होती है P/4 + 3.5%। और टेंशन, अब जब ये कंप्रेशन की जगह टेंशन में चेक करेंगे तो P/5 + 2.5%। टेंशन में हमें पानी थोड़ा कम रखना है तो इसलिए 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया।
कंक्रीट में 150 मिलीमीटर की क्यूब बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि अगर जो कंक्रीट की 150 मिलीमीटर की क्यूब ना बना के, मतलब 150 मिलीमीटर की क्यूब कब बना रहे हैं, जब अगर जो एग्रीगेट का साइज़ है वो 20 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो हम 150 मिलीमीटर की क्यूब बनाते हैं। अगर 20 मिलीमीटर से कम है एग्रीगेट का साइज़ तो हम उसमें 100 मिलीमीटर की क्यूब बनाते हैं। अच्छा, टेंशन, कंक्रीट को टेंशन के लिए अगर जो हमें टेस्ट करना है तो हम कितनी बड़ी क्यूब बनाएंगे, तो उसमें 150 मिलीमीटर की क्यूब नहीं बनाते, हम क्यूबॉइड बनाते हैं। 150 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर इंटू 700 मिलीमीटर के मोल्ड से हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था। इसके अंदर चीज़ें, कुछ भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो ये बिल्कुल बेसिक है, याद होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना टेस्ट काफ़ी है। आगे क्वेरी पर चलते हैं, देखते हैं कि आपके कितने आंसर सही थे। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। एक डाउट है कि ये जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ क्या ये दूसरे एग्ज़ाम में अप्लाई हो सकता है। इसका आंसर मैं बहुत बार दिया है मैंने, और ये इसका आंसर सीधा सीधा सा ये है कि आप सिलेबस को कंपेयर करो, क्या सिलेबस दोनों सेम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टेक्निकल होता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और टेक्निकल, यही तो टेक्निकल आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे भी पढ़ रहे हो। टेक्निकल आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर आप नॉर्मल जो आपकी स्ट्रेटजी होती है, आपकी अगर जो साल भर की स्ट्रेटजी है, उसमें क्या होता है आपका कि आपको सभी नोट्स को एक बार पढ़ना होता है अच्छे से, और उसके बाद फिर आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको उसके PYQ से स्टार्ट करना होता है। अब और ये दिक्कत तब होती है जब हम गेट, ESC और SSC, अब ये समझो कि गेट अलग चीज़ है, ESC अलग चीज़ है, और SSC अलग है। अब SSC में SSC टाइप के SSC टाइप के एग्जाम कौन से हो जाते हैं, AE के जितने भी एग्जाम हैं वो SSC टाइप होंगे, और JEE के जितने भी एग्जाम होंगे वो भी SSC टाइप होंगे। अब ESC गेट की बिल्कुल अलग तरीका होता है, उसमें टास्क आपके सिर्फ इतने काम आ सकते हैं कि आपकी डेली पढ़ाई हो जाए, लेकिन सिलेक्शन के लिए ESC के लिए बिल्कुल अलग चीज़ है, गेट के लिए बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन SSC JEE की तैयारी कर रहे हो आप, किसी और JEE की तैयारी कर रहे हो, किसी और स्टेट की, या फिर AE की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे सब ये टास्क हर एक के लिए एप्लीकेबल है, बस गेट और ESC को छोड़ के। उसमें बस आपका इतना फ़ायदा करेंगे कि जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ उसको गेट लेवल का आप पढ़ लो, उसको ESC लेवल का आप पढ़ लो। ठीक है, तो हर एक में ये एप्लीकेबल होंगे, आप हर एक के लिए पढ़ सकते हो। डेली कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते रहोगे, आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके PYQ के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करते रहोगे, तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। कर सकते हो इसको भी आप, टास्क को। तो चलो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।